नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जमशेदपुर से 13 जनवरी को अगवा किए गए उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया गया है और आज सुबह करीब 4:30-5 बजे कैरव गांधी सकुशल सुरक्षित अपने घर आ चुके हैं सर्किट हाउस एरिया में। और उनके आने के बाद परिवार में खुशी है। कैरव और उनके पिता और उनके परिवारजन अपने घर की बालकनी में आए, नीचे पत्रकार खड़े थे, आसपास के लोग थे, उन सबका शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कैरव गांधी की जो सकुशल रिहाई हुई है या उनको जो मुक्त कराया गया है, क्या पैसे देकर छोड़ा गया है या फिर पुलिस ने उनको मुक्त कराया है? क्योंकि अगर पुलिस ने मुक्त कराया होता तो फिर एक बड़ा अभियान चलता और जो रिहाई हुई है उसको लेकर एक बड़ा कुछ कार्यक्रम पुलिस करती है, जैसे हर बड़े इवेंट के बाद। वैसा कुछ हुआ नहीं। चुपचाप 4:30-5 बजे के आसपास सुबह में उनको उनके घर पहुंचा दिया गया। अब हो सकता है कि दोपहर में, शाम में पुलिस कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बाकी चीज़ों का खुलासा करे कि कैसे कैरव को मुक्त कराया गया। लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से कैरव को हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल में चौपारण के पास मुक्त कराया गया या उनको मुक्त किया गया। चौपारण जीटी रोड पर पड़ता है और ऐसा कहा जा रहा था कि अपहरणकर्ता कैरव को कहीं और शिफ्ट करने वाले थे और उस दौरान पुलिस की जो दबिश थी या पुलिस का जो बढ़ता हुआ दबाव था, उससे घबराकर उन्होंने कैरव को कार में छोड़ दिया और वहां से भाग गए। अब ये पुलिस की थ्योरी है या किसकी थ्योरी है, ये मैंने कहीं पढ़ा, कहीं खबर में ही पढ़ा, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी मुझे मिसलीडिंग लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है। क्योंकि अगर अपहरणकर्ताओं को दबाव में ही छोड़ना होता तो फिर वो इस तरह से जीटी रोड पर छोड़कर नहीं जाते। क्योंकि जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से कैरव को फिरौती लेकर छोड़ा गया है और आमतौर पर अपहरण के ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। कम से कम जहां लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हों, थोड़ा सा भी खतरा, थोड़ा सा भी अंदेशा पाने पर ये खतरा रहता है कि अपहर्ता गिरोह या अपराधी गिरोह जो अगवा किए गए बंधक है उसकी हत्या कर सकते हैं या फिर उसे किसी और बड़े गिरोह को बेच सकते हैं और फिर परिवार के साथ और मुश्किल हो सकती है, फिरौती की राशि बढ़ सकती है। तो बहरहाल कैरव छूट आए हैं और कैरव के अगवा होने के बाद से लेकर अभी तक तमाम तरह की चीजें हो रही थी। कई बार कहा गया कि परिवार कोऑपरेट नहीं कर रहा है, चीजें छुपा रहा है। जो ऑब्वियस सी बात है, किसी का बच्चा अगर अपराधियों के चंगुल में रहेगा तो वो पहले उनको निकालने पर ध्यान देगा, न कि दूसरों को जानकारी देने पर ध्यान देगा। पुलिस के पास जो जानकारी होगी या पुलिस से उनका कोऑर्डिनेशन होगा वो हो रहा होगा। बहुत सारे संगठन जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, बहुत सारे राजनीतिक दल जिनमें बीजेपी थी और जेडीयू था। सरयू राय ने तो 3 फरवरी को मौन प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी थी। कल ही उन्होंने कहा था कि अगर 1 हफ्ते में कैरव की सकुशल रिहाई नहीं होती है तो मौन प्रदर्शन निकाला जाएगा। लेकिन इन सब की नौबत नहीं आई। कैरव गांधी छूट गया है और आप वीडियो में देख सकते हैं, सकुशल है, सुरक्षित है। अब 13 जनवरी से लेकर 27 जनवरी की सुबह में या रात में जब भी उसको छोड़ा गया या छुड़ाया गया, कैरव कहाँ रहा, किस हाल में रहा, ये कहानी शायद कुछ दिन में पता चले या न पता चले। इसके पीछे किसका हाथ था, ये तो धीरे धीरे बात आ गई थी कि चंदन सोनार के गिरोह का हाथ था। चंदन सोनार इस तरह की अपहरण की घटनाओं को अंजाम देता रहा हो, चाहे बिहार में बहुचर्चित सुनील हिंगोरा अपहरण कांड हो या फिर आसनसोल के पास उन्होंने किया था एक जगजीत सिंह या कुछ नाम था। इसके पहले जमशेदपुर में भी एक युवा उद्योगपति का करीब 20 साल पहले अपहरण हो चुका है। तो करीब बताया जाता है कि 500 करोड़ से ज्यादा की फिरौती चंदन सोनार गिरोह वसूल चुका है बड़े उद्योगपतियों से और उसने जो अपहरण किए उससे। एक बड़ा अपहरण करता है, एक मोटी रकम लेता है करोड़ों में, 5 करोड़ 10 करोड़। उसके बाद कुछ दिन शांत हो जाता है, फिर छोटे मोटे अपहरण होने लगते हैं। आप देखेंगे कभी किसी डॉक्टर का हो गया, किसी इंजीनियर का हो गया, किसी सरकारी अधिकारी का हो गया और 20, 30, 40, 50 लाख के अंदर की फिरौती लेकर छोड़ा जाता है और फिर कुछ साल के बाद एक बड़ी घटना आती है, जैसे कैरव गांधी वाली घटना हुई। चंदन सोनार का झारखंड से भी लिंक रहा है, झारखंड में उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है।
धनबाद की जेल में रहा है, रांची जेल में रहा है, सरायकेला जेल से छूटा था अभी हाल में। तो उसके बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारे लिंक हैं जो उसको संभावित शिकार के बारे में बताते हैं। तो कैरव गांधी रिहा जरूर हो गया है, लेकिन जमशेदपुर के उद्योगपतियों के, व्यवसायियों के मन से डर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि डर और बढ़ गया है। डर इसलिए बढ़ गया है कि जब इस तरह से बीच शहर से किसी व्यवसायी का, किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है और 14 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता है और आखिर में उसको फिरौती देकर छूटना पड़ता है, तो फिर अगला नंबर किसका है, इसको लेकर लोगों के मन में एक सवाल होता रहता है। ये बताया जाता है कि एक बार अगर छोड़ भी देता है वो गिरोह, तो उसके बाद भी उस पर लगातार संपर्क रहता है, दबाव बनाया जाता है कि आगे भी पैसे देते रहो। बहुत बार लोग फ़ोन नंबर बदल लेते हैं, अवॉइड करते हैं, किसी तरह से जान छुड़ाते हैं, लेकिन ये चलता रहता है कि एक बार अपहरण किया, पैसा लिया, छोड़ दिया, फिर भी दबाव बनाया जाता है अपहरणकर्ताओं की तरफ से। और इसमें खतरा ये रहता है कि अगर अपहरण के दौरान ज़्यादा पुलिस दबाव बढ़ेगा तो या तो खतरा रहता है कि जो अपहृत है, जिसको उठाया गया है, उसकी हत्या कर दी जाए, या फिर किसी दूसरे बड़े गिरोह को बेच दिया जाए ताकि फिरौती की रकम बढ़ जाए। ये लोग कुछ पैसे लेकर बड़े गिरोह को दे देते हैं, बड़ा गिरोह किसी और बड़ा गिरोह को देता है, चीजें उलझती चली जाती हैं और फिर जो अपहृत है उसके जिंदा लौटने की संभावना भी बहुत कम बचती है। तो ज्यादातर मामलों में परिवार पैसे देकर और अपने जो परिजन है, स्वजन है, उनको सुरक्षित वापस लाने पर ही ज्यादा ध्यान देता है। पुलिस का इसमें रोल रहता है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि पैसा पहुंच जाए सुरक्षित, क्योंकि कहीं बहुत दूर पैसा पहुंचाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई आपके घर लेने आ रहा है और फिर बच्चा पहुंचा के चला जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो कहीं बहुत सुदूर इलाकों में पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। बिना पुलिस सुरक्षा के उतनी रकम ले जाना भी संभव नहीं होता है, उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। और आसपास पुलिस रहती है ताकि कुछ अनटुवर्ड सिचुएशन हो जाए, कुछ अप्रिय स्थिति पैदा हो जाए तो पुलिस वहां तुरंत पहुंचकर चीजों को संभाले, या फिर उस तरह की बात हो, या गिरफ्तारी हो, या कुछ भी हो। तो कैरव रिहा हो गया है, तो कैरव मुक्त होकर घर आ गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से उसको शहर के सबसे व्यस्ततम बिष्टुपुर गोलचक्कर के पास से कैरव को का पीछा किया गया और उसके बाद उसको कहीं सुनसान जगह पर, ऐसी जगह पर ले जाकर कब्जे में किया गया जहां कोई देख ना पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उसकी गाड़ी ले जाकर कांदरबेड़ा के पास, जो चांडिल थाना क्षेत्र में है, सरायकेला खरसावां जिले के, वहां छोड़ दिया गया। तो एक तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि जब शहर में इतनी सारी पुलिस है, इतने चौराहों पर पुलिस वाले तैनात रहते हैं ये देखने के लिए कि किसने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया है, कौन सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहा है, किसने हेलमेट नहीं पहना है, किसकी नंबर प्लेट 4 इंच बड़ी है या छोटी है, किस पर एम्बॉसिंग किया हुआ है और किस पर सीधे पेंट या रेडियम टेप से लिखा हुआ है, ये सब जितनी माइन्यूट जांच पुलिस करती है उससे ज़्यादा अगर फोकस पुलिसिंग पर हो। मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस पर रेवेन्यू का बहुत प्रेशर है। पुलिस आमतौर पर एक एजेंसी है जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कानून तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए, उनको कानून के कटघरे में लाने के लिए काम करती है। लेकिन अभी जो पुलिस का मुख्य काम है वो एक रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह का हो गया। जैसे टैक्सेस होते हैं, जीएसटी, स्टेट जीएसटी का डिपार्टमेंट हो गया, जिला खनन कार्यालय हो गया, जिला परिवहन कार्यालय हो गया, एमवीआई का ऑफिस हो गया। तो पुलिस भी एक तरह से रेवेन्यू कलेक्शन के काम में लगा दी गई है कि जितने ज़्यादा लोगों से आप कलेक्शन कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कराना चाहते हैं, लेकिन आप ट्रैफिक कंट्रोल भी तो करेंगे। किसी चौराहे पर यहाँ सिग्नल नहीं है, भीड़ भरे चौराहों पर पुलिस खड़ी तमाशा देखते रहती है और शिकार की तलाश में रहती है कि किसने हेलमेट नहीं पहना है, किसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। कभी पुलिस कर्मियों को जाम हटाते हुए शायद ही कभी देखेंगे, एक दो अफसरों को छोड़कर। ज्यादातर उस भीड़ में लोग शिकार चुनकर ले आते हैं। तो पुलिस को भी सोचना होगा कि कैसे हम जो शहर से आने वाले और निकलने वाले रास्ते हैं उन पर हम कैसे नाकाबंदी लगा कर रखें, कैसे ऐसी व्यवस्था करें कि कोई भी आसानी से शहर से बाहर न जा सके, और जाए तो कम से कम उसका ट्रेस आउट हो सके। कैसे आसपास के थानों से और दूसरे जिलों से समन्वय बना कर रखें ताकि कोई अगर गया है तो उसको रोका जा सके। इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक ही व्यवस्था में पुलिस लगी रहती है और इतने बार बार इतनी आलोचनाएं होती हैं, इतने सवाल होते हैं, पुलिस की किरकिरी भी होती है, लेकिन इसके बावजूद जो हेलमेट चेकिंग और जो फाइन लगाने का जो मामला है ये नहीं रुक रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, पुलिस पर भी रेवेन्यू कलेक्शन का दबाव है।
ये समझा जा सकता है। लेकिन इसके बीच में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जब आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, समाज को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला, रेवेन्यू देने वाला व्यवसायी वर्ग अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है, उसके मन में खौफ है कि कैरव के बाद अगला कौन हो जाएगा। तो सरकार को और पुलिस को, दोनों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि कैसे इन चीज़ों को ठीक करें और कैसे ऐसे अपराधी गिरोहों पर लगाम लगाई जाए। क्योंकि अगर कोई गिरोह 20 साल या 25 साल से लगातार एक ही तरीके से, एक ही मोडस ऑपरेंडी से एक ही तरह के अपराध को अंजाम दे रहा है और ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, ये हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री बन खड़ी हो गई है। 500 करोड़ से ज़्यादा की फिरौती सिर्फ एक गैंग के बारे में कहा जाता है कि उसने वसूल लिए हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा? तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अपराध का समूल नाश कैसे हो और कैसे आने वाले समय में लोगों को सुरक्षा दी जा सके, कैसे इन अपराधी गिरोहों का खात्मा किया जा सके। क्योंकि गिरफ्तारी होती है, कुछ महीने या कुछ साल लोग जेल में रहते हैं, फिर छूट जाते हैं। जेल के अंदर से भी अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। मास्टरमाइंड अगर जेल में है तो उसके गिरोह के लोग तो बाहर हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए इस पूरे गिरोह को, इस पूरे सिस्टम को एक बार एलिमिनेट करना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा। और सिर्फ एक ज़िले की पुलिस की बदौलत नहीं होगा। इसके लिए जिस तरह से सरकार ने माओवादियों के सफाई के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाया है, उस तरह से इन संगठित आपराधिक गिरोहों के सफाई के लिए भी देशव्यापी अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिस पर मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए। एक स्पेशल टीम ही बना दी जाए जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग रहें और इसका एक ऊपर एक मुखिया बनाया जाए जो एक बढ़िया अनुभवी ऑफिसर हो, और इसको मॉनिटरिंग किया जाए ऊपर के लेवल से, केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से। क्योंकि नक्सल जितनी बड़ी समस्या है, उससे कम बड़ी समस्या ये नहीं है। देश में और राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसमें अगर नक्सल बड़ी बाधा है, तो उतनी ही बड़ी बाधा ये संगठित आपराधिक गिरोह भी है, जो लेवी वसूलने के लिए, रंगदारी के लिए, फिरौती के लिए अपहरण कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो अगर झारखंड सरकार भी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विदेश जा रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, निवेश लाने के लिए तैयार हैं, झारखंड का विजन 2050 उन्होंने रखा है, तो झारखंड के विजन 2050 में एक समृद्ध झारखंड तभी बन पाएगा जब एक शांत, एक सुरक्षित झारखंड बनेगा। तो इसके लिए माओवादी नक्सलियों के सफाई की जितनी ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत इन आपराधिक गिरोहों से सफाई की भी है। क्योंकि जब तक संगठित आपराधिक गिरोह रहेंगे, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कभी भी किसी को उठा लिया जाएगा, कभी भी किसी पर गोली चल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पुलिस प्रशासन को, सरकार को एक बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके ऐसे आपराधिक गिरोह जो दिन दहाड़े लोगों को उठा ले जाते हैं और फिर 5 करोड़ 10 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। कैरव के मामले में क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि वो ऐसे नहीं छूटा है, कुछ ना कुछ लेन देन करके ही छोड़ा गया है उसको। तो इन सब बातों को लेकर समाज को भी और अलग अलग सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को भी मिलकर दबाव बनाना होगा कि ऐसे आपराधिक गिरोहों से कैसे निपटा जाए और क्या किया जाए ताकि ऐसी वारदातें दोबारा न हो और शहर का एक जो आम नागरिक है वो सुरक्षित और अमन चैन की ज़िंदगी गुजार सके। सोचिएगा ज़रूर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।